नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पाश को पढ़ेंगे, जो कि पंजाबी साहित्य के कवि थे। तो जो पीजीटी वाले बच्चे हैं, पीजीटी हिंदी वाले बच्चे हैं, आप ही के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। कृपया वीडियो को देख लिया करो। आप 60-70 के करीब जुड़े हुए हो पीजीटी हिंदी वाले, तो आप नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया करो, ठीक है। हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, फिर उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या कहाँ क्या दिया हुआ है। तो कृपया आप वीडियो को देख लिया करो। तो सबसे पहले इनकी ये पंक्तियाँ हैं। भारत, भारत के लिए कह रहे हैं कि मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है। यहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए, बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से हैं? इनकी जो रचना है बीच का रास्ता नहीं होता, उनमें से उस रचना से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पाश का आपको मूल नाम याद रखना है, क्योंकि आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। करतार सिंह संधू, अवतार सिंह बराड़, कुछ भी मतलब कि। तो इनका जो रियल नाम था वो था अवतार सिंह संधू। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो पंजाबी के कवि हैं, ठीक है। तो ये अलग सी इनकी रचनाएं हैं, तो इनको अच्छे से आपने ध्यान रखना है। इनका नाम याद रखना है। जन्म कहाँ हुआ? 1950 में तलवंडी सलेम गांव में हुआ। और ज़िला कौन सा था? जलंधर था, पंजाब का ज़िला, ठीक है। इतनी चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है। उसके बाद इनकी रचनाएं हैं, कुछ पंजाबी की हैं, ज़्यादातर ये पंजाबी में लिखते थे, ठीक है। जो अब हमने रचना पढ़नी है, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक भी मूल रूप से एक पंजाबी रचना है। कौन सी? ये एक पंजाबी की रचना है, और इसका जो अनुवाद करने वाले थे उसका नाम याद रखना है, चमन लाल। चमन लाल जी ने पंजाबी की कविता सबसे खतरनाक का हिंदी में अनुवाद किया है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसके बारे में आपने याद रखनी है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? लोह कथा, ये पंजाबी की है, लोह कथा। उसके बाद है उड़दे वाजा मंगर, ठीक है। साडे समयां विच, ये इनकी पंजाबी की रचनाएं हैं। उसके बाद है लड़ेंगे साथी, ये भी पंजाबी की है। बीच का रास्ता नहीं होता, इसका हिंदी अनुवाद है। लहू है कि तब भी गाता है, ये पंजाबी से हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1988 में, ठीक है। तो याद रखना है, जन्म 1950 में, मृत्यु 1988 में। अब इनके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। 5 समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, आपके सामने नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें से जो पंजाबी साहित्य के कवि कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अवतार सिंह संधू है। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पाश की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई। पाश जन आंदोलन से जुड़े हुए विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। पाश जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। जो पाश की कविताएं थी, विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं थी। तो ये पॉइंट नोट करना है आपने, ठीक है। जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। पाश जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है, जो गहरी संप्रक्तता के बगैर संभव ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी, पाश ने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सियाड़, हेमज्योति, हॉक, एंटी 47 आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। याद रखना है, ये कुछ समय अमेरिका में भी रहे हैं। यह कविता दिनों दिन अधिकाधिक निरशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की भी द्रुपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है, जहाँ प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि जो इनकी यह कविता है, समाज में दिन प्रतिदिन जो विपरीत स्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं उसकी ओर इशारा करती हैं, और जो मतलब कि विपरीत स्थितियों को लड़ने का जो जोश होता है वो क्षीण होता जा रहा है, इस बात की चिंता है इनकी कविता में। और कुछ स्थितियों को इन्होंने खतरनाक बताया है, कुछ को नहीं बताया। आपने ध्यान रखना है कि कौन सी स्थिति पाश के अनुसार खतरनाक है और कौन सी नहीं है। पथराई आंखों से तटस्था से कवि की असहमति है। मतलब कुछ भी अन्यायपूर्ण चीज़ को देखकर अनदेखा करना, ऐसी जो मतलब सोच होती है, इससे क्या है, उनकी असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है। यहाँ आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं, आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक मानता है। तो इस बात को अपने ध्यान रखना है कि किसको खतरनाक माना और किसको नहीं माना है।
1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम के लिए शहीद हो गए। तो कब इनकी मृत्यु हुई? 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मरे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खालिस्तानियों के हाथों मरने वाले कवि कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा अवतार सिंह संधू। ठीक है, अब इनकी जो कविता है मूल रूप से ध्यान रखना ये पंजाबी में थी। इनकी जो मूलतः भाषा थी इस कविता की पंजाबी थी और चमन लाल ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये कुछ स्थितियों को खतरनाक मानते हैं और कुछ को नहीं मानते, वो ही इसमें देखा है। आपने पंक्तियों को ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे व्याख्या तो ना पूछी जाएगी लेकिन उसमें बीच में भाव क्या है ये पूछा जा सकता है। और ये पंक्तियां देख के भी प्रश्न बन जाएगा कि ये किसकी पंक्तियां हैं, तो आपको पढ़ी होगी तभी पता चलेगा कि किसकी पंक्तियां हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। तो ये पहली पंक्ति कहते हैं कि जो मेहनत की लूट होती है वो सबसे खतरनाक नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जो हम मेहनत से धन कमाते हैं अगर कोई लूट के भी ले जाए तो मानव का स्वभाव अगर मेहनत करने का है तो वो धन दोबारा से कमा लेगा। ठीक है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। तो पुलिस की मार ये किसे कहते हैं? प्रशासन की जो अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है। ठीक है, शासन प्रशासन की जो अन्यायपूर्ण मतलब की व्यवस्था होती है उसको ये पुलिस की मार कहते हैं। उसको भी ये कहते हैं कि इतनी खतरनाक नहीं होती। मतलब कि शासन व्यवस्था के अन्यायपूर्ण होने वाली स्थिति को भी ये खतरनाक नहीं मानते हैं। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। अगर मतलब लोभ लालच में, जैसे रिश्वत की बात कर रहे हैं ये, मतलब लोभ लालच में शासन व्यवस्था से भी कोई गद्दारी करता है तो वो भी चीज़ खतरनाक नहीं है। ये कहते हैं कि अगर शासन व्यवस्था न्यायपूर्ण है वो भी खतरनाक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लोभ लालच में आके भ्रष्ट हो जाता है, मतलब रिश्वत वगैरह लेता है तो वो भी स्थिति खतरनाक नहीं है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। बैठे बिठाए मतलब आदमी कोई बैठा है, निर्दोष है, बिना दोष उसे पकड़ लिया जाए तो बुरा तो लगेगा, दुख तो होता है, वो स्थिति दुख तो देती है लेकिन वो खतरनाक नहीं है। अगर कोई किसी अजीब से डर से सहम कर मतलब सिकुड़ जाता है, जकड़ जाता है, किसी डर से चुप हो जाता है तो वो स्थिति खतरनाक होती है, खतरनाक नहीं होती, मतलब दुखदाई होती है। ठीक है, लेकिन खतरनाक नहीं होती। तो ऊपर वाली जितनी भी स्थितियाँ इन्होंने बताई हैं वो खतरनाक नहीं हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये किन किन स्थितियों को खतरनाक बोलते हैं। आगे ये कहते हैं कि कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कपट के शोर में मतलब कि जो वातावरण है, छल कपटपूर्ण वातावरण है, वातावरण में ऐसे वातावरण में कोई जो मतलब अच्छी सोच वाला सच्चा आदमी है उसकी आवाज़ दब जाए, ये स्थिति बुरी तो है लेकिन ये खतरनाक नहीं है। सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। वातावरण जब छल कपटपूर्ण वातावरण होगा तो एक सच्चा आदमी की आवाज़ कहाँ मायने रखती है। अगर दब जाए तो कहते हैं बुरी तो स्थिति है, गलत तो है कि एक सच्चे आदमी की आवाज़ दब रही है, उसकी भावनाएं उनको ठेस पहुंच रही है, लेकिन खतरनाक नहीं है ये स्थिति। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। जुगनू की रोशनी कितनी होती है? थोड़ी सी होती है ना। कहते हैं कि जुगनू की लौ में पड़ना, इससे इसका मतलब है कि अभावपूर्ण स्थिति में जीना, साधनहीनता में गुजारा करना अपने जीवन का बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। मुट्ठियाँ भींचकर उस वक्त बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। मतलब कि किसी चीज़ का हम विद्रोह कर रहे हैं, हमें क्रोध तो आ रहा है लेकिन उसको दबा कर ही हम संतुष्ट हो रहे हैं। मुट्ठियाँ भींचकर का मतलब यही है कि ना चाहते हुए भी उस क्रोध को दबा रहे हैं। ये स्थिति बुरी तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। अब कह रहे हैं ये खतरनाक, तो फिर खतरनाक क्या होता है? तो फिर खतरनाक क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। मुर्दा शांति से भर जाना मतलब कि बिल्कुल चुपचाप हो जाना। ठीक है, ये कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, एक मृत की तरह आवरण मतलब पर्दा ओढ़ लेना। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर। मतलब हमारे सामने कोई कुछ गलत हो रहा है, समाज में कुछ गलत हो रहा है, हमारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है लेकिन हम ऐसे हो गए हैं जैसे मुर्दा हैं, हमें कोई हलचल नहीं हो रही, कोई तड़प नहीं है उसका विद्रोह करने की, उस स्थिति को बदलने की। तो ये कहते हैं कि मुर्दा शांति से भर जाना, देख कर भी अनदेखा कर देना, वो सारी चीज़ खतरनाक है। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। ये कहते हैं कि
हमारी जो दिनचर्या ऐसी हो जाए कि बस हम काम करने के लिए घर से निकले और काम से लौटकर घर आए, हमारी दिनचर्या बस इतनी तक ही सीमित रह गई, तो ये खतरनाक है। हमारे सपनों का मर जाना, हमारे उज्जवल भविष्य के जो हमने सपने देखे उन सपनों को टूट जाना, मर जाना, वो खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। मतलब कहते हैं कि जैसे घड़ी है, चल रही है, लेकिन हम समय के अनुसार कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, जो भी हो रहा है चुपचाप सहे जा रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, हमारे अनुसार तो बस समय रुका हुआ है, बस हमारा दिनचर्या हो गई है कि काम पर चले जाना, वापस आ जाना, यही सब कुछ हो गया है। तो इसके जो ऐसी स्थिति कह रहे हैं कि ये खतरनाक है। उनकी निगाहों में उस घड़ी रुकी हुई है, जब हम समय का लुत्फ नहीं उठा रहे, समय के अनुसार काम नहीं कर रहे, तो मतलब कि वो घड़ी क्या है, घड़ी चल रही है लेकिन क्या है, रुकी हुई है, तो वो स्थिति क्या है, खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती है हुई भी जमी बर्फ होती है। जमी बर्फ मतलब देख तो रही है लेकिन दिखाई, देख के अनदेखा हो रहा है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है, कोई हमारे सामने अन्याय हो रहा है, उसको देखा लेकिन देख के कुछ भी हलचल नहीं हुई हमें, तो इसका मतलब वो आँख क्या होती है, सबसे खतरनाक होती है, जमी बर्फ के समान होती है। इस प्रकार से ये कहते हैं कि ये स्थिति खतरनाक है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर डुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उल्टफेर में खो जाती है। तो ऐसी स्थिति को ये क्या कहते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि जिस व्यक्ति के मतलब कि प्रतिकूल वातावरण में, अन्यायपूर्ण वातावरण में सपने टूट जाते हैं, तो उसकी नज़र दुनिया में मोहब्बत और प्रेम देखना ही भूल जाती है। तो जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, तो उसकी नज़र दुनिया में मोहब्बत और प्रेम देखना ही भूल जाती है। उसे चारों तरफ संदेह ही संदेह दिखाई देता है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर डुलक जाती है, मतलब कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, संदेह संदेह दिखाई देता है, ठीक है, मोहब्बत प्रेम भूल जाता है। जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई, तो उसका जो जीवन है वो लक्ष्यहीन हो जाता है, उसका जो काम रह जाता है बस घर से निकलना, काम पर जाना और काम से वापस घर आ जाना, यही उसकी दिनचर्या बन के रह जाती है। ऐसी लक्ष्यहीन जिंदगी कहते हैं कि खतरनाक होती है। बस उसका वो जो व्यक्ति है वो अपनी दिनचर्या को ही पूरा करता जाता है, ठीक है, और ऐसी ज़िंदगी को वो खतरनाक मानते हैं। ये थोड़ी सी लंबी है कविता, तो इसके इसके पैरे रह गए हैं, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले इस वीडियो से तो लाइक कर दिया करो, कुछ बच्चे देख लेते हैं तो क्या लगता है लाइक दबाने में, ठीक है, तो कृपया लाइक ज़रूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।